ये बात बिल्कुल सच है कि इंसान के पास अचानक से काफ़ी पैसा आ जाता है तो फिर उसके कई तरह के सपने भी बन जाते हैं और फिर इंसान अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक कदम उठाने को तैयार हो जाता है और जब तक उसे होश आता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, जिसकी वजह से न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियां भी तबाह और बर्बाद हो जाती है। आज की कहानी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पर मजबूर कर देने वाली है कि एक 5 बच्चों का पिता अपनी नौकरानी के प्यार में ऐसा कैसे कर सकता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है मुरादाबाद और इसी मुरादाबाद का एक कस्बा आता है कांठ और इसी कांठ कस्बे का रहने वाला है इदरीस खान। इदरीस, जिसकी उम्र है लगभग 40 साल के आसपास। इदरीस की पत्नी का नाम है कनीजा बेगम। इदरीस के टोटल 5 बच्चे हैं, जिसमें बड़ा बेटा शहजाद। इदरीस अपने इलाके में सिलाई फैक्ट्री खोल रखा है, जिसमें कपड़े सिलवाकर व्यापारियों को थोक भाव में बेचा करता है, जिससे अच्छा खासा पैसा भी कमाता है। बात कर रहा हूँ मैं 11 जनवरी की। दरअसल इदरीस अपने व्यापारियों से पैसा लेने के लिए प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में जाता है। 2 दिन का समय गुजर जाता है, लेकिन इदरीस अपने घर पर वापस नहीं आता है। इसीलिए इदरीस की पत्नी कनीजा अपने पति के नंबर पर फ़ोन करती है, लेकिन अब इदरीस का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। इसके बाद इदरीस का बेटा शहजाद उसके जितने भी जानने वाले होते हैं सबके नंबरों पर फ़ोन करता है और अपने अब्बू के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन इसके बावजूद भी इदरीस के बारे में कहीं कुछ पता नहीं चलता है। जब शहजाद को मालूम चलता है कि उसके पिता प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में व्यापारियों से पैसा लेने के लिए गए थे, क्योंकि जितने भी व्यापारी होते हैं सबका रिकॉर्ड फैक्ट्री में होता है। शहजाद फैक्ट्री में जाता है, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर के व्यापारियों का नंबर लेकर दोनों के नंबर पर फ़ोन करता है और अपने अब्बू के बारे में पूछताछ करता है। दोनों व्यापारी शहजाद को एक ही जवाब देते हैं कि 11 तारीख को इदरीस हमारे पास आया था, हमारे पास से 5 लाख रुपए कैश लेकर 13 तारीख को यहाँ से रवाना भी हो गया था। 5 लाख रुपए की जब बात कहते हैं, ये सुनकर शहजाद को अब डर सताने लगता है कि कहीं उसके पिता के साथ कुछ गलत ना हो गया हो। इसीलिए शहजाद अपनी अम्मी को लेकर नज़दीकी थाने में जाता है और अपने अब्बू की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। पुलिस जब गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करती है, उसके बाद पुलिस इदरीस की हर जगह पर तलाश करना शुरू करती है। पुलिस जब अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, इदरीस का जब कहीं कुछ पता नहीं चलता है, इसीलिए पुलिस इदरीस के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल निकालती है, साथ ही साथ उसके मोबाइल नंबर का आखिरी लोकेशन भी निकालती है। उसके मोबाइल का जब आखिरी लोकेशन निकालती है तो मालूम चलता है कि इदरीस के मोबाइल का आखिरी लोकेशन 13 जनवरी को अमरोहा जिले के अंतर्गत रामपुर कला गांव का दिखाता है। पुलिस जब उसके कॉल डिटेल को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर है जिस नंबर से इदरीस के नंबर पर 13 तारीख को लगभग 50 बार फ़ोन किया गया था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी फरीदा बेगम के नाम पर रजिस्टर्ड है और ये फरीदा बेगम कोई और नहीं बल्कि इदरीस के ही पड़ोस की रहने वाली है। फरीदा के पति का नाम है आरिफ, जो साइकिल मैकेनिक का काम करता है। पुलिस को जैसे ही इस तरह का डिटेल मिल जाता है, पुलिस तुरंत ही फरीदा को अपनी हिरासत में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर फरीदा से इदरीस के बारे में पूछताछ करती है। इधर फरीदा जब अपने सामने पुलिस वालों को देखती है, देखकर एकदम से डर जाती है और बिना किसी सख्ती या दबाव के तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। फरीदा कहती है कि साहब, इदरीस की हत्या कर दिया गया है। लेकिन फरीदा जब इस हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर किसी के शरीर के रोंगटे खड़े कर जाता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है इस घटना से ठीक लगभग 2 साल पहले, जब फरीदा इदरीस की ही फैक्ट्री में काम करने के लिए जाती है। फरीदा, जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत है, जब इदरीस की फैक्ट्री में काम करने के लिए जाती है, इदरीस जब फरीदा की खूबसूरती को देखता है,
देखकर इदरीस की नीयत खराब हो जाती है। उसके बाद इदरीस जब भी अपनी फैक्ट्री में जाता है, फरीदा से बातचीत ही नहीं करता है, बल्कि उसकी कंपनी में जितने भी मजदूर होते हैं, सबसे ज़्यादा सैलरी फरीदा को देने लगता है। उसकी काफ़ी आवभगत भी करने लगता है, जिसे देखकर फरीदा को भी समझने में देर नहीं लगती है कि इदरीस उसे पसंद करने लगा है। आखिरकार इदरीस की मेहनत एक दिन रंग लाती है और फिर इदरीस और फरीदा के बीच में अवैध संबंध शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जैसे ही अवैध संबंध शुरू हो जाता है, इस बात की जानकारी फरीदा के पति के साथ साथ इदरीस के घर परिवार वालों को भी मालूम चल जाता है। ये सिलसिला लगभग 1.5 सालों तक चलता है। हालांकि इदरीस के घर परिवार वाले उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरने लगता है, इदरीस फरीदा से बेपनाह मोहब्बत करने लगता है। इस बात की जानकारी जब फरीदा के पति आरिफ को मालूम चलता है, अपनी पत्नी को काफ़ी समझाते हुए कहता है कि तुम जो कर रही हो वो सब छोड़ दो, क्योंकि इस वजह से समाज में मेरी काफ़ी बदनामी हो रही है। आरिफ की इतनी हैसियत भी नहीं थी कि वो जाकर सीधे इस बारे में इदरीस से बातचीत कर सके, इसलिए आरिफ अपनी पत्नी को ही समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बावजूद भी फरीदा अपने पति की बात नहीं मानती है और अक्सर इदरीस से मुलाकात करती रहती है। लगभग 10 महीने का समय गुजर जाता है। फरीदा एक और बेटे को जन्म देती है। जैसे ही उसका तीसरा बच्चा इस दुनिया में आ जाता है, इदरीस कहता है कि ये बेटा तुम्हारे पति आरिफ का नहीं है, बल्कि मेरा है। ये बातें आस पड़ोस के लोग भी जान जाते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ दिन का और समय गुजरता है, इस घटना से ठीक लगभग 15 दिन पहले एक दिन रात के समय इदरीस फरीदा के नंबर पर फ़ोन करता है। उस वक्त फरीदा जो अपने पति के बगल ही सो रही थी। इदरीस जैसे ही फ़ोन करता है, फरीदा वहां से उठ जाती है और फ़ोन लेकर बगल के कमरे में जाकर बातचीत करने लगती है। इदरीस फरीदा के प्यार में इस प्रकार से अंधा हो चुका था कि अब फरीदा को समझाते हुए कहता है कि तुम्हारे पति के रहते हुए हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते हैं। मेरे पास एक प्लान है। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारे पति को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा देता हूँ। उसके बाद मैं तुमसे निकाह कर लूँगा। आरिफ को जब इस दुनिया से हटाने की बात कहता है, फरीदा उसे समझाते हुए कहती है कि तुमको इस तरह का कदम उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम दोनों के बीच में जैसा रिश्ता चल रहा है वैसा ही चलने दो। फरीदा जब इस रीस से बातचीत करके वापस अपने बिस्तर पर सोने के लिए आती है, ये सारी बातें उसका पति आरिफ सुन लेता है, लेकिन आरिफ उस वक्त अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहता है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, आरिफ अपने बच्चों का हवाला देकर अपनी पत्नी को समझाता है। कहता है कि जो तुम बातें कर रही थी वो सारी बातें मैंने सुन लिया है। एक ना एक दिन इदरीस मुझे ज़रूर मार डालेगा, लेकिन इतना याद रखना कि आज तो वो तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता है, लेकिन जिस दिन इदरीस का तुमसे भी दिल भर जाएगा वो तुमको भी मार डालेगा। बेहतर है कि तुम अभी भी सही रास्ते पर आ जाओ। जब अपने बच्चों का हवाला देकर तरह तरह की बातें कहकर आरिफ अपनी पत्नी को समझाता है, तब कहीं जाकर फरीदा की आंख खुलती है। आरिफ अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि एक न एक दिन इदरीस मुझे ज़रूर मार डालेगा। इससे पहले कि आरिफ मुझे मार डाले, मैं ही इदरीस को ख़त्म कर देता हूँ, लेकिन इसमें तुमको मेरा साथ देना होगा। जैसे ही इस तरह की बातें कहता है, फरीदा भी अपने पति का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद फरीदा और उसका पति आरिफ इदरीस को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाते हैं। दरअसल आरिफ अपनी पत्नी से कहता है कि मेरे बुलाने पर इदरीस कभी नहीं आएगा, बल्कि तुम इदरीस के नंबर पर फ़ोन करो और उसे मिलने के लिए बुलाओ। उससे कहना कि जो कुछ भी तुम दोनों के बीच में चल रहा है वो सब मुझको मालूम चल चुका है। उससे कह दो कि मेरा पति मुझसे तलाक लेना चाहता है, लेकिन इससे पहले वो एक बार तुमसे बातचीत करना चाहता है। जब वो तुमसे मिलने के लिए आएगा, हम उसका काम तमाम कर देंगे। जैसे ही अपने पूरे प्लान के बारे में बताता है, फरीदा अपने पति से कहती है कि दरअसल इदरीस
अभी प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में अपने व्यापारियों से पैसा लेने के लिए गया है। जैसे ही बाहर जाने की बात कहती है, आरिफ अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि इससे बढ़िया मौका हमारे पास नहीं हो सकता है। तुम तुरंत इदरीस के नंबर पर फ़ोन करो और उसे मिलने के लिए बुलाओ। 13 तारीख की सुबह सुबह जब फरीदा इदरीस के नंबर पर फ़ोन करती है, इधर इदरीस अपने व्यापारियों से 5 लाख रुपए लेकर अपने घर के लिए रवाना होता है। लेकिन इदरीस जब उधर से रवाना होता है, अपना फ़ोन साइलेंट मोड पर रखकर अपनी पॉकेट में रख लेता है। इधर फरीदा लगातार इदरीस के नंबर पर फ़ोन करती है, लेकिन इदरीस को मालूम ही नहीं चलता है। जैसे ही वो बस अड्डे पर उतरता है, जब अपना मोबाइल बाहर निकालता है तो देखता है कि उसके मोबाइल पर फरीदा ने लगभग 50 बार फ़ोन किया है, जिसे देखकर इदरीस भी एकदम से परेशान हो जाता है कि आखिरकार फरीदा ने इतनी बार उसके नंबर पर फ़ोन क्यों किया है। इदरीस तुरंत ही फरीदा के नंबर पर फ़ोन करता है। जैसे ही फ़ोन करता है, फरीदा उससे पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। इदरीस कहता है कि मैं बस अभी अभी बस अड्डे पर पहुँचा हूँ। इधर से फरीदा कहती है कि मेरा पति तुमसे बातचीत करना चाहता है। दरअसल वो मुझसे तलाक लेना चाहता है और इसी सिलसिले में वो तुमसे बातचीत करना चाहता है। अगर बातचीत करना चाहते हो तो तुम बस अड्डे पर ही रुको, मैं वहीं पर पहुंच रही हूँ। फरीदा जैसे ही इस तरह की बातें कहती है, इसे सुनकर इदरीस भी एकदम से खुश हो जाता है। कहता है कि मैं यहीं बस अड्डे पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। इधर फरीदा भी अपने पति आरिफ को लेकर बस अड्डे पर पहुंच जाती है। जैसे ही वहां पर पहुंचती है, फरीदा इदरीस से कहती है कि हम यहाँ पर बैठकर बातचीत नहीं करेंगे, बल्कि रामपुर गांव में मेरा एक भाई है जिसका नाम है फरमान। इसी सिलसिले में फरमान भी तुमसे बातचीत करना चाहता है। फरमान ने हमको अपने घर पर दावत दिया है, तुम भी हमारे साथ वहीं पर चलो, हम वहीं पर बैठकर बातचीत कर लेंगे। इदरीस भी फरीदा की बात मान लेता है और फिर इन दोनों के साथ अमरोहा के रामपुर कला गांव में फरमान के घर पर पहुंच जाता है। जब उसके घर पर पहुंचता है तो इदरीस दोनों से कहता है कि पहले मुझे शराब चाहिए। आरिफ कहता है कि अगर शराब पीना है तो मार्केट में चलना पड़ेगा। मार्केट जाने की जब बात कहता है, इदरीस आरिफ की बात मान लेता है। उसके बाद आरिफ अपने साले फरमान और इदरीस के साथ मार्केट में जाता है। शराब की दुकान से शराब की कुछ बोतलें खरीद लेते हैं। जब शराब की बोतलें खरीद लेते हैं, फरमान उन दोनों से कहता है कि हम यहाँ पर बैठकर शराब नहीं पी सकते हैं, बल्कि गांव में मेरा एक आम का बगीचा है जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। हम वहीं पर चलते हैं और आराम से बैठकर शराब पीते हैं। उसके बाद फरमान दोनों को लेकर अपने गांव में आम के बगीचे में लेकर जाता है। जब आम के बगीचे में सब बैठते हैं, बैठकर शराब तो पीते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ आरिफ इदरीस को समझाने की कोशिश करता है। आरिफ इदरीस से कहता है कि तुम मेरी पत्नी को छोड़ दो, क्योंकि हम बेहद ही गरीब परिवार से हैं। तुम्हारे पास तो अच्छा खासा पैसा है, तुम्हारा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। अपने बच्चों के भविष्य की जब बात कहता है, इदरीस उससे कहता है कि तुम्हारा जो तीसरा बेटा हुआ है, दरअसल वो तीसरा बेटा तुम्हारा नहीं है, बल्कि वो तीसरा बेटा मेरा है और मैं किसी भी हाल में फरीदा से ज़रूर निकाह करूँगा। जैसे ही आरिफ के तीसरे बच्चे को अपना बच्चा कहता है, ये बात सुनकर आरिफ और उसका साला फरमान दोनों काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं। इतने काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं कि उसी वक्त ही इदरीस की गला दबाकर हत्या कर देते हैं। उसके बाद फरमान अपने घर पर जाता है और घर से एक फावड़ा लेकर आता है और उसी फावड़े से बगीचे में ही लगभग 5 फुट का एक गहरा गड्ढा खोदते हैं और उसी गड्ढे में इदरीस की डेड बॉडी डालकर मिट्टी भर देते हैं। लेकिन जब उसकी डेड बॉडी को गड्ढे में डालते हैं, उससे पहले ही फरमान और आरिफ उसके पास से 5 लाख रुपया भी ले लेते हैं और साथ ही साथ उसका मोबाइल भी ले लेते हैं। मोबाइल को तो स्विच ऑफ कर देते हैं, लेकिन उन पैसों को दोनों आधे आधे का बंटवारा कर लेते हैं।
उसके बाद दोनों वापस अपने घर पर चले जाते हैं। वाकई में फरीदा जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है, पुलिस फरीदा के बयान पर उसके पति और भाई दोनों को अपनी हिरासत में लेकर आती है और फिर इन तीनों की बताई हुई जगह पर पुलिस अपनी टीम के साथ पहुंचती है और जाकर वहां पर जब गड्ढा खोदती है, आखिरकार उस गड्ढे से इदरीस की डेड बॉडी बाहर निकालती है। पुलिस सबसे पहले इदरीस की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर इन तीनों को अपनी हिरासत में लेकर इन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देती है। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।